हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 14th और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। नेवी AA SSR की एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाले हैं, सो आप अपने प्रिपरेशन को, रफ्तार को बढ़ाएं ताकि समय रहते आप अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इस वीडियोस के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी PDFs के लिंक, आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सभी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न से मैच करते हैं। और ऐसा आप नहीं सोचिएगा बिल्कुल कि सर क्वेश्चंस हार्ड है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ईजी है, ऐसा नहीं सोचिएगा। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सभी लेवल को मिक्स करके दिए जा रहे हैं। जो भी बच्चे अगर यह सोचते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना हार्ड नहीं पूछेगा, तो उनको हम पहले ही बता देते हैं कि वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में यह नहीं लिखिएगा कि सर हार्ड क्वेश्चन दे दिए हैं इस प्रकार से, क्योंकि जब हम कोस्ट गार्ड में भी जब बताते हैं और उस समय पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन हार्ड जब देते हैं तो बच्चों का कहना होता है कि सर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, और जब एग्जामिनेशन में हार्ड क्वेश्चन देता है तो फिर बाद में वही माथा पटकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हार्ड लगता है तो पहले ही छोड़ के चले जाइएगा, सही लगता है तभी देखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि द tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। देखिए हार्ड नहीं क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हमेशा मिक्सअप करके हम देते हैं। ऐसा नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको भले ही हार्ड मिल जाए, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का लेवल रहता है वो सभी क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। यानी कभी ईजी, कभी हार्ड, कभी मीडियम, इस प्रकार से। हार्ड क्वेश्चन ये नहीं होता है, हार्ड क्वेश्चन देंगे तो आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको बनाइएगा। लिखा जा रहा है कि द tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया जा रहा है तो tan क्यू थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए, इक्वल टू 2 है, और आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए ये कब निकलेगा, जब हम इधर से दोनों साइड क्या करें, क्यूब कर दे और ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगा दे, तो हमारा ये आपका टर्म आ सकता है। तो एक बार देखते हैं इस तरह करके कि हमारा इससे करने से हमें कुछ रिजल्ट निकलता है या फिर नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस 3ab यानी 3 tan थीटा इंटू में आपका क्या होगा, कॉट थीटा, 3ab इंटू ए प्लस बी यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या है उसका इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसमें बनाते हैं। यहाँ पे आपका tan क्यू थीटा प्लस में कॉट क्यू थीटा प्लस 3 इंटू, अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। उस प्रकार से आप जब कॉट थीटा जहाँ पे 1/tan थीटा डालिएगा तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है किसके बराबर, 2 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये 1 हो जाएगा और इंटू में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, इक्वल टू किसके, 8 के। तो यहाँ से आपका आ गया tan क्यू थीटा प्लस में कॉट क्यू थीटा। देखिए एग्जामिनेशन में आपको क्या करना होता है कि स्टेप्स को जितना हो सके उतना कम लिखना होता है। आपको ये जो स्टेप्स है इसको लिखने का भी जरूरत नहीं था। आप अगर एग्जामिनेशन में जब एग्जाम देने जाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके कम स्टेप्स को लिखे। स्टेप्स कम लिखिएगा, समय आपका बचेगा, ठीक है, और उस समय को आपको दूसरे पेपर में या फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाइए। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो कितना होगा, 8 माइनस 6 आपका 2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़, यदि log y क्या है, आपका बेस y है और अंदर क्या है, x है। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, log बेस y, चलिए log बेस y और उसके अंदर क्या है, x है। इस प्रकार से है, समझ रहे हैं। ये आपका है, फिर क्या है आपका log z और अंदर क्या है आपका y है, बेस है ये z, ठीक है। फिर क्या है, एंड में log x है और यहाँ क्या है आपका z है। ये क्या आपके जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जीपी मतलब है, अगर जीपी में है तो जीपी में हमारा क्या होता है कि बीच वाला टर्म जो होता है वो इक्वल होता है रूट अंडर फर्स्ट टर्म के और थर्ड टर्म के, ठीक है। आपने ही पढ़ा है। अगर ए बी सी क्या है आपके जीपी में है तो बी इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है, या फिर आप बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, बी इक्वल टू, एक सेकेंड, बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी लिखते हैं, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं। यही बात हुआ, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जीपी को इसी आपके ज्योमेट्रिक मीन के तौर पे लिखेंगे कि log z आपका बेस रहेगा अंदर y इक्वल टू रूट अंडर log बेस y इंटू एक्स प्लस में, सॉरी इंटू में log x बेस क्या होगा, z हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। लॉग जेड बेस वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका लॉग एक्स है और यहाँ पे बेस वाई है, तो लॉग आपने पढ़ा होगा कि लॉग अगर ए बेस पे बी रहे, लॉग अगर ए बेस पे बी रहे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का, ठीक है। चलिए तो लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग वाई इंटू में क्या हो जाएगा आपका लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिएगा कुछ आपको टर्म करता हुआ दिखेगा, लॉग एक्स से लॉग एक्स आपका कट जाएगा और बच क्या जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे लॉग जेड बेस पे वाई इक्वल टू रूट अंडर लॉग जेड अपॉन लॉग वाई। तो लॉग जेड को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग जेड बेस पे वाई, लॉग जेड अपॉन लॉग वाई को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग जेड बेस वाई हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसा लिखा, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लॉग जेड बेस पे वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग जेड बेस पे वाई, क्या होगा लॉग जेड बेस पे वाई, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो चलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। चलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखिएगा लॉग जेड बेस पे जो वाई है हम इसको 1 अपॉन लॉग जेड बेस पे वाई लिख सकते हैं क्या, देखिए लॉग जेड बेस पे वाई है, इसको हम 1 अपॉन लॉग जेड बेस पे वाई ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए कैसे हमने लिखा, आप अगर थोड़ा सा समझिएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, लॉग वाई अपॉन लॉग जेड ऊपर चला जाएगा और इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड अपॉन लॉग वाई, सेम इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपका ए लॉग बेस पे बी है, आप इसको 1 अपॉन लॉग ए बेस पे बी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखिए इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा लॉग ए और नीचे हो जाएगा लॉग बी। अगर इसको भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी ही होगा। तो आप इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर करके 1 अपॉन समथिंग करके। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायरिंग है ना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है बताइए। तो ये आपका होता है लॉग वाई बेस पे जेड इंटू का क्या है आपका, सॉरी इसका क्या है होल क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 2 का आंसर है। इसको तो अच्छे से थोड़ा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लॉग वाई बेस पे जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉग, एक सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं लॉग जेड अपॉन लॉग वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई के बराबर आ जाएगा। देखिए ये आपको कहने के लिए लग रहा होगा कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको तब इतना आ रहा है, इतना समय कहाँ रहेगा हमारे पास एग्जामिनेशन में। तो देखिएगा आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको इतना स्टेप्स को हटाना पड़ेगा। ये स्टेप्स हम आपको समझा रहे हैं, इसका कारण से इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप इसको बिल्कुल कम समय में आपको इसको बना सकते हैं। ये कब होगा, जब आप अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को सिंपल ही माना जाता है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते भी है, ठीक है। नहीं आता है आपको विश्वास तो एक बार आप जब जाइएगा एग्जामिनेशन देने तो आपको खुद समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें y इक्वल टू जेड मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कहा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू कॉमा जेड स्क्वायर जेड क्यू आर क्या है आपके एपी में है और एक्स वाई जेड का वैल्यू 64 दिया जा रहा है। तो आपको एक्स वाई जेड पूछा जा रहा है वो किस में होगा, ठीक है। तो हमारा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू किस में है आपका एपी में है। तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू आपके एपी में है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। देखिए याद रखिएगा एक और बात, यदि आपको ये इतना बड़ा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जीपी का फंडा क्लियर किया, अब यहाँ पे एपी चलेगा, एपी का भी फंडा क्लियर होगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने से या फिर अच्छे खासे लेवल ऑफ क्वेश्चन को बनाने से क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे काम हमें करने के लिए मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारा कंसेप्ट अच्छा बनता है और जब एग्जामिनेशन में हमें जब उससे कम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसको आसानी से बना पाते हैं। यदि आप अच्छे क्वेश्चन घर से नहीं करके जाइएगा तो डेफिनेट तौर पर जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप नहीं बना पाइएगा। ये सच्चाई है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। आपने पढ़ा होगा एपी का क्या होता है, बीच का 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले का वैल्यू इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी एक्स क्यू प्लस जेड क्यू, यही होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड और वाई के हमारे बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ जेड क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ घट के क्या हो जाएगा सिंपल जेड क्यू इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। या फिर आदि यदि आप वाई को लेते तो क्या होता जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई भी हो जाता, ठीक है। ये भी आपस में बराबर हो जाते। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, सेकेंड का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है आपका, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 64 है, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 64 है, ठीक है। तो सब हमारे इक्वल है यानी एक्स क्यू इक्वल टू 64 तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4 मिला, वाई का वैल्यू भी 4 मिल जाएगा और आपका जेड का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 4 ही मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख देते हैं आपका ये 1 है
मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये दूसरा पेज है इसका और ये क्या है तीसरा पेज है, ठीक है। तो आपको सभी का वैल्यू क्या मिल गया, आपको 111 मिल गया, ठीक है। तो 444 क्या होंगे आपके एपी तथा जीपी में है, क्या आपके ये जो है आपके 4 सभी क्या है इक्वल है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप एपी भी मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं आप जीपी भी मान सकते हैं, ठीक है। यदि आप इनके एपी मानिएगा तो इसका डिफरेंस जो होगा यानी सार्व अंतर जिसे कहते हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 ही होगा ना। और अगर आप जीपी मानिएगा तो इनका कॉमन रेशियो मतलब सार्व अनुपात वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना। तो आप इसको दोनों में मान सकते हैं यानी बोथ एपी एंड जीपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन लेवल के कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिल रहा है। आप हमेशा क्वेश्चंस की गहराई को समझें, क्वेश्चंस को समझें, ठीक है, कि कैसे हम बना रहे हैं इसे, हम इसको इसका मगर यदि हमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे तो एग्जामिनेशन में कैसे इसे हम बनाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट्स में आपको करवाए जाते हैं क्वेश्चंस वो आपको कंसेप्ट को रिवीजन के करवाने के तौर पे करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछ देगा। जब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ही देता है तो एग्जामिनेशन का पेपर भी हम ही लोग सेट कर देते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो चलिए इसको बनाइएगा नंबर 3 को, इफ़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज mod of z plus 1/z-1 equal to 4 then find the center and radius, ठीक है। आपको सर्किल का इक्वेशन दिया जा रहा है, आज आपसे कहा जा रहा है कि सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो z को लेट कर लीजिए, z एक क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे हम x प्लस आई वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस आई वाई -1 इक्वल टू क्या आपका 4 है, इक्वल टू क्या आपका 4 है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप दोनों साइड इसको मॉडल्स को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि y/x रहे यदि, तो आप इसको mod of y/mod of x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका भी करेंगे और इसके करने के बाद क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप्स कम करने के लिए हम जल्दी से करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस 1, या फिर इसको आप अच्छे से लिखेगा तो x प्लस 1 प्लस आई वाई का मॉड इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई का मॉड। दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायरिंग कीजिए तब भी आप मॉडल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने के बाद आपका वैल्यू आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो इसको धीरे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 15x स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर माइनस 34x माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब आपने पढ़ा हुआ कि सर्किल का जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें आपका x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, डिवाइड कर देंगे 15 से, सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा 34/15 इंटू एक्स माइनस टाइम से क्या हो जाएगा 15/15 यानी 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन आ गया, ये हमें क्या निकल गया इक्वेशन आ गया। अब हमें इक्वेशन पता चल चुका है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है जनरल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका, हमें g का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए। तो हमें g का वैल्यू मिलेगा, ये आपका इसको भाग करके मिलेगा वैल्यू जी का, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेडियस को कैसे लिखते हैं बताइए। तो एक बार रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखने वाले हैं। तो रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, जनरल इक्वेशन जब हमारा रहता है, ठीक है, जनरल इक्वेशन में आपको बताया था यही होता है। तो यहाँ पे हम रेडियस को कैसे लिखते हैं, रेडियस होता है आपका -g, -f, ये होता है रेडियस। और आपका सेंटर, सॉरी गलती हो गया, ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है। और रेडियस क्या होता है आपका √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे। तो हमारा कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि ये तो सेम है, यहाँ पे क्या है हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए ना। तो 2 टाइम्स करेंगे तो हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17 टाइम्स कर जाएगा। 17 दूना 34 होता है ना, तो ये आपका 17/15, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेंटर कितना हो जाएगा 17/15, और f का वैल्यू क्या आपका, यानी y का कोफिशिएंट जो f होता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 17/15, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और रेडियस कैसे लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे √g का स्क्वायर यानी 17/15 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f का वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस c कितना है आपका यहाँ पे 1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में से आपका +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इनके रेडियस और सेंटर को फाइंड करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गलत है तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th की ओर, ठीक है, नंबर 4th को पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4th है। इस 4th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि द फोकाई है, फोकाई मतलब फोकस एक होता है, फोकाई ज़्यादा होते हैं, यानी प्लुरल है इसका। द फोकाई ऑफ द एलिप्स x² + 128 + y² 144 = 1 r, ठीक है। इस एलिप्स के आपको फोकाई बताना है, यानी इक्वेशन आपको दिया गया है। इक्वेशन क्या है आपका, x² 128 है और आपका क्या है प्लस में y² 144 है = 1 है। यहाँ से a² का वैल्यू किसके बराबर है, 128 के बराबर है। b² का वैल्यू किसके बराबर है, 144 के बराबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो b है वो क्या है, b जो है क्या है वो ग्रेटर देन a है, ठीक है। चलिए आपने पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी और आपके जो आपके ए बी जो है इनके बीच का रिलेशन आपने एलिप्स के लिए पढ़ा है कि जो इसेंट्रिसिटी और ए बी के बीच रिलेशन होता है वो होता है आपका a² = b², क्या होता है a² = b², एक सेकेंड, a² = b² × 1 - e², ठीक है। ये आपका क्या है, इलिप्स है। इलिप्स में क्या होता है 1 - e² करते हैं, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा इसका, a² = b² × 1 - e²। a का वैल्यू पता है हमें, b का वैल्यू पता है, e का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्यों e का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि आपने पढ़ा है फोकाई का जो फॉर्मूला होता है, यानी फोकाई जब हम निकालते हैं f = वो क्या होता है आपका 0, ± b, ठीक है, 0, ± b। ऐसा 0, ± b हमने क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका b वाला है वो क्या है, बड़ा है। जब b बड़ा रहेगा तो इसका फोकाई कहाँ जाएगा बताइए, तो इसका फोकाई जाएगा आपका y एक्सिस पे, और x एक्सिस का क्या हो जाएगा, फोकाई आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका फोकस जो होगा वो सिर्फ y एक्सिस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका आंसर हमने ± b लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ± b के लिए हमें सबसे पहले e का निकालना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि हमें b तो पता है लेकिन e का वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए निकालते हैं। a का स्क्वायर का वैल्यू 128 दिया जा रहा है, b स्क्वायर का वैल्यू 144 है और 1 - e² है, ठीक है। तो 128 / 144 = 1 - e², ठीक है। तो e² = क्या हो जाएगा आपका 128 / 144, इसको काटेंगे तो कितना है 8/9 कट जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1/9, तो e² = 1/9, तो e = क्या हो जाएगा बताइए, तो ±1/3, क्या हो जाएगा +(-1/3) आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है फोकाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, हम 4th के आंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें निकालना है फोकाई, ठीक है। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0, ± be, ठीक है। तो 0 का 0 डाल देंगे, प्लस बी का वैल्यू कितना है बताइए, तो b का वैल्यू आपका b² का वैल्यू 144 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका रूट अंडर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 कहीं होता है ना 144, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया आपका 12 निकल गया। तो डालते हैं यहाँ पे 12 गुने e का वैल्यू कितना है 1/3 है, तो 1/3 डालेंगे तो 4 टाइम्स कर जाएगा, 3 × 4 = 12, तो 0, ±4 आंसर हो जाएगा इसका फोकाई का। 0, ±4 यहाँ पे छूटा हुआ है प्लस माइनस डाल दीजिएगा अपना, ठीक है, +- तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द लाइन x + 2y + 1 = 0 एंड 3x + 6y + 8 = 0, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम कैसे जानते हैं कि कोई लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है, या फिर आपका कोइंसिडेंट होता है, ठीक है, कैसे पता चलता है हमें। तो देखते हैं इसको हम बनाकर। देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे इस लाइन का। a1/a2 क्या होता है, a1/a2 होता है, a1 होता है आपका पहले वाले लाइन के x का कोफिशिएंट, a2 होता है दूसरे वाले लाइन के x का कोफिशिएंट। पहले वाले लाइन के x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऊपर हम 1 लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए x का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 लिख दिए, ठीक है। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 क्या होता है, पहले वाले लाइन के लिए y का कोफिशिएंट, b2 होता है दूसरे वाले लाइन के लिए y का कोफिशिएंट। पहले वाले लाइन के लिए y का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे वाले के लिए 6 है। इसे काटेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। फिर निकालेंगे c1/c2, ठीक है। c1 का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है, c1 होता है आपका कांस्टेंट टर्म a वाले का, पहले वाले लाइन का, c2 होता है कांस्टेंट टर्म दूसरे वाले लाइन का, तो ये आपका 1 और ये क्या है आपका 8 है, तो ये क्या हो गया आपका 1/8 आ गया। अगर यहाँ से आप देखिएगा तो a1/a2 जो होता है वो क्या है इक्वल है b1/b2 के, और ये क्या है नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो ये लाइन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन जब आपका a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 से, और जो कि नॉट इक्वल होता है c1/c2 से, तो हमारे रेखाएं क्या होती है समांतर होती है, यानी क्या होती है पैरेलल होती है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक और तरीका आपको बता देते हैं, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखिएगा एक्स और वाई का कोफिशिएंट। यदि एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या है, आपके दूसरे वाले लाइन के भी एक्स और वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होंगे, यानी देखिए यहाँ से एक्स और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका 3/6 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के आपके एक्स वाई का रेशियो जो है आपका बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है, हमारे पैरेलल होंगे। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन कितना 1 मिनट में मारता है। तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, तो कितना रेडियन ये आपका 1 सेकेंड में टर्न करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन मारता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन मार रहा है, 360 मिनट में। तो आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन टर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर अगर थीटा में आता है यानी डिग्री में आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो हमारा 360 डिग्री में 360 रिवॉल्यूशन में कितना 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूशन मारेगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में वो कितना 360 रिवॉल्यूशन मारता है। 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन मारता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन मारेगा, 360/60, यानी कितना आपका 6 रिवॉल्यूशन मारेगा, यानी 1 सेकंड में वो आपका 6 रिवॉल्यूशन वो मारेगा। ठीक है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 1 सेकंड में वो कितना रेडियन बनाएगा। ठीक है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन वो टर्न करेगा। तो हम यहाँ पे निकाले कि 1 सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन मारेगा। फिर से समझिएगा, अगर हम बात करेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, यानी एक बार जब पूरा चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 6 रिवॉल्यूशन जब वो मारेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बताइए, तो 6 × 360, यानी 6 बार 360 मारेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, तो ये आपका 6 × 360 हो जाएगा। इसको गुना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा बाद में, तो इसमें गुना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 6 रिवॉल्यूशन में हमारा इतना एंगल फॉर्म होगा। लेकिन हम यहाँ पे एंगल नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि कितना रेडियन फॉर्म करेगा, कितना रेडियन फॉर्म करेगा। तो रेडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, तो रेडियन निकालने के लिए हम करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 6 × 360, तो 18 दूना 36 होता है, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12 पाई, कितना 12 पाई रेडियन। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपका 12 पाई रेडियन ये आपका एंगल बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है। ठीक है, तो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन मारेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 सेकंड में मतलब 360 रिवॉल्यूशन मार रहा है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 360/60, यानी 6 रिवॉल्यूशन मारेगा। जब वो 1 रिवॉल्यूशन मारता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन मारेगा तो कितना, 6 बार 360 चलेगा, तो क्या हो जाएगा 6 × 360 डिग्री, इतना वो एंगल फॉर्म करेगा। हालांकि आपको एंगल नहीं पूछा जा रहा है, एंगल ना पूछ के आपसे रेडियन पूछ दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो आपने पढ़ा अगर सिंपल मैथमेटिक्स में भी, जब आपने क्लास 12th स्टार्ट किया होगा, फिर 11th में स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया गया होगा रेडियन के बारे में, ग्रेड के बारे में, स्टेज रेडियन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे आपको सिखाया गया होगा कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/180 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा, रेडियन में आंसर आता है तो रेडियन जब भी आंसर आएगा तो आपको पाई के साथ आंसर आएगा। तो देखिए हमारा पाई के साथ आंसर आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके रिगार्डिंग एक फार्मूला होता है, आप इसको डायरेक्टली तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि cos, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू में cos 2 थीटा इंटू में cos 3 थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है क्या होता है, अगर आपका इसी तरह चलता रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, ये तीन आपको इस तरह से रहे तो इसका वैल्यू होता है 1/4 cos 3 थीटा। क्या होता है, 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, ये होता है क्या, देखिए ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होता है, समझिएगा बात को, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ये जो थीटा ये जो थीटा होता है यहाँ पे
आपके यहाँ तो आपका रहेगा कॉस थीटा, यहाँ भी रहेगा आपका कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे 3 थीटा ना होकर क्या होता है आपका कॉस 4 थीटा रहता है। क्या रहता है? कॉस 4 थीटा, यानी 1 2 4 इस प्रकार से वो एपी में वेरी करता रहता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है कॉस 4 थीटा। तो ये आपका जब रहता है तो इसका फॉर्मूला आता है 1/4 कॉस 3 थीटा। ये क्या होता है आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू में कॉस 40 डिग्री। तो आप कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 20 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस 4 × क्या लिख सकते हैं आपका 20 डिग्री। इससे कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा? आपका 80 डिग्री ही मिल जाएगा ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, ये कॉस 2 थीटा हो गया, ये कॉस 4 थीटा हो गया, ठीक है। तो आप इसके जगह पे क्या लिखिएगा? 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। कॉस 3 थीटा यानी 3 × थीटा क्या हमारा 20 डिग्री है, 3 × 20, ये क्या हो जाएगा आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 1/4 × कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए? तो कॉस 60 का साइन 60 का होता है √3/2, कॉस 60 का होता है 1/2। ये आपका 1/4 × 1/2, आंसर हो गया आपका 1/8। क्या हो गया? 1/8 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये आपका सिंपल एक फार्मूला पे बेस्ड हो जाता है। तो इस फार्मूला का आपको लगाना है, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। यदि यहाँ पे आप कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगा के बनाइएगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत ही लंबा चला जाएगा प्रोसेस, ठीक है। और ये हमें इतना लंबा करना नहीं है क्योंकि समय इतना एग्जामिनेशन में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग इज 30 मीटर लॉन्ग देन द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक काइट जो है क्या कर रहा है, एक काइट जो है, ये पतंग है जो है वो क्या करता है आपका फ्लाइंग कर रहा है इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे वो फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, विद हॉरिजन, ठीक है। हॉरिजन से यानी आपका हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल पे वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। द स्ट्रिंग इज 30 मीटर लॉन्ग। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा हॉरिजेंटल होगा, यहाँ से जो काइट होगा हमारा इस प्रकार से फ्लाइंग कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, ये आपका ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से कितना 60 डिग्री के एंगल पर काइट फ्लाई कर रहा होगा, और ये जो आपका ए सी होगा यही क्या होगा, उसके स्ट्रिंग का लेंथ होगा, यही ना उसके स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो ये कितना दिया जा रहा है आपको, ये आपको दिया जा रहा है 30 मीटर लॉन्ग दिया जा रहा है, ठीक है। देन दी हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ठीक है। तो ग्राउंड से उस काइट का हाइट क्या होगा, यानी आपसे यह पूछा जा रहा है, ये आपका हाइट एच का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर इसको एक बार आपने क्या बनाया, इसको फिगर बना लिया, आप कितना आसानी से इसको बना पाए। याद रखिएगा हमेशा कि हाइट एंड डिस्टेंस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उनके यदि आप फिगर को अच्छे से बना पाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ रह ही नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, tan थीटा sin थीटा, बस यही लगाना होता है आपको, p/h b/h यही सब लगा के आप आंसर को फाइंड कर पाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें ये पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, आपको लगाते हैं हम यहाँ पे साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन 60 डिग्री लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना आपका h/30 हो जाएगा। तो h/ क्या हो गया आपका 30 हो गया, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इक्वल टू h/30। तो h इक्वल टू क्या हो गया √3/2 × 30, तो कितना आपका 15 टाइम्स कट गया, तो आपका हो गया 15√3। हाइट का वैल्यू कितना हो गया 15√3, ये किस में आपका मीटर है तो मीटर में हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, सिंपल 15√3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल इसको समझना था, क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखा जा रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है। -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉस इनवर्स -3/2, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब आपका कॉस माइनस थीटा रहता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। क्योंकि देखिए कॉस सेक कॉट इन तीनों में क्या होता है, जब भी माइनस के साथ रहता है, यानी जब माइनस थीटा रहता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो बच गया, जैसे साइन थीटा बच गया, कॉसेक बच गया और आपका tan बच गया, इन सभी में क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली, आपका जब अंदर थीटा रहता है तो क्या लिखते हैं, माइनस थीटा रहता है अंदर, तो डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम माइनस टाइम्स ऑफ थीटा लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यही क्वेश्चन रहता कि साइन माइनस थीटा रहता तो आप क्या करते हैं, माइनस बाहर लिख देते हैं और सीधे साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कॉस वाले में क्या होता है कि पाई माइनस हम लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो चलिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि कॉस -√3/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस
√3/2, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस √3/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, 30 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, पाई/6 हो गया, ठीक है। तो 6 पाई में से पाई/6 किया तो कितना हो गया आपका, 5 पाई/6 हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ओमेगा क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको तोड़ने से पहले, इसके डिटर्मिनेंट को खोलने से पहले आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाइए, यानी इसको थोड़ा सा छोटा बनाइए। देखिए कैसे, 1 को 1 लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का सिर्फ ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या होगा, ओमेगा क्यूब है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 4 का ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा 5 का ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और ओमेगा टू द पावर 4 का आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, बताइए ये होगा ना। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले को लेंगे 1 को तोड़ेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ 1 लिखेंगे, और इसको हटाएंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब। फिर प्लस का साइन लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ये आपका ये हट जाएगा, और इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो ये तो समझिए पूरा खत्म हो गया, इसका काम ही खत्म है। प्लस में आपका ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताइए, 1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो अब मैच कीजिएगा, देखिएगा कुछ हो रहा है क्या। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आपने पढ़ा है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बताइए, तो -1 के बराबर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू का यूज करेंगे। 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, आंसर इसका 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। डायरेक्टली सीधे तोड़ते नहीं है, पहले ओमेगा का वैल्यू डालते हैं, देन फिर क्या करते हैं, इसको हम सॉर्ट करने के बाद इसके डिटरमिनेंट को खोलते हैं। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। आपको 2 दिन से वीडियोस नहीं मिल पाया होगा क्योंकि हम यहाँ पे थे ही नहीं, हमें कुछ काम था, इस कारण से हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को, और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।